कल्पना कीजिए एक ऐसे शांत शहर की जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है। मेरा मतलब है गुजरात का वडनगर। आज के इस गहन अन्वेषण में हम इसी शहर की बात कर रहे हैं जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का जन्म स्थान भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर की पक्की सड़कों के करीब 15 मीटर नीचे एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता खामोशी से दबी हुई थी। जी, और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम ASI के नाम से जानते हैं, उसने पिछले 15 सालों में जो लगातार और बेहद सूक्ष्म स्तर पर खुदाई की है, उसने कई पुरानी धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल। जब मैं इस विषय पर शोध कर रही थी तो मुझे ये जानकर बेहद हैरानी हुई कि जिसे हम सिर्फ एक साधारण कस्बा समझ रहे थे, वो असल में ईसा पूर्व से लेकर 13वीं सदी तक लगातार धड़कने वाला एक बेहद उन्नत वैश्विक महानगर था। ये एक ऐसा शहर था जिसका अपना एक बहुत लंबा और समृद्ध जीवन चक्र रहा है। ये एक छोटे से विचार और बस्ती से शुरू हुआ, विकास के चरम पर पहुंचा, दुनिया भर के व्यापारियों का केंद्र बना और फिर धीरे धीरे समय की धूल और जमीन की परतों में समा गया। 1500 से भी ज्यादा सालों तक लगातार एक ही जगह पर एक शहरी जीवन का टिके रहना, जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के हमारे कई आधुनिक और चमक दमक वाले शहर इस उम्र के आधे भी नहीं है। सत्य कहा आपने। जब इस लंबी खुदाई से निकले ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है तो सबसे पहली जो हैरान करने वाली बात सामने आती है वो है इसका भौगोलिक और व्यापारिक ढांचा। ये शहर कोई अलग थलग पड़ा दुनिया से कटा हुआ गांव नहीं था। जब हम सिल्क रूट या भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों से जुड़ने वाले रास्तों की बात करते हैं तो वडनगर इन सभी को जोड़ने वाला एक ऐसा जंक्शन था जहां इन दूर दराज के व्यापारियों को लाजमी तौर पर रुकना होता था। मतलब ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, बल्कि एक ट्रांजिट पॉइंट भी था जहां लोग रुक रहे हैं, अपने जानवरों को आराम दे रहे हैं और आगे की यात्रा की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब एक व्यापारी महीनों की थका देने वाली यात्रा करके किसी ऐसे नए शहर में हफ्तों तक ठहरता है तो वो वहां अपनी भाषा के कुछ शब्द छोड़ता है, अपने खाने का स्वाद और पकाने के तरीके छोड़ता है। जी, और शायद अपने विचार और अपनी संस्कृति भी। एकदम सटीक। वो अपनी कला और सबसे महत्वपूर्ण अपने दर्शन और अपनी मान्यताएं भी वहां के लोगों के साथ साझा करता है। ये व्यापारिक मार्ग असल में प्राचीन विश्व की सांस्कृतिक धमनियां थीं। इन्हीं लंबी यात्राओं के जरिए नए विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ठीक इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हुए शांति और अहिंसा का संदेश देने वाली बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी वडनगर तक पहुंची। जी हाँ, साक्ष्य बिल्कुल इसी ओर इशारा करते हैं। व्यापार के साथ साथ भिक्षु और दार्शनिक भी यात्रा करते थे। अब रुकिए, यहीं पर आकर मैं थोड़ा उलझ जाती हूँ। अगर वडनगर एक इतना बड़ा व्यापारिक हब था तो वहां बाजार का भारी शोरगुल होगा, देश विदेश के व्यापारी होंगे, मुनाफे की होड़ होगी, हर तरफ पैसे की खनक और एक अति भौतिकवादी माहौल होगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक विचार है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यही शहर बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। अब बौद्ध भिक्षु तो सादगी, वैराग्य और दुनियादारी से दूर एकांत की तलाश करते हैं। एक शोरगुल वाले, लालच और धन से भरे व्यापारिक केंद्र के ठीक बीचों बीच एक शांत बौद्ध मठ बनाने का क्या अर्थ हो सकता है? ये उलझन बहुत ही वाजिब है और इतिहास को सतह से देखने पर ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता भी है। लेकिन अगर हम प्राचीन अर्थव्यवस्था और धर्म के बीच के संबंधों की गहराई में जाएं, तो ये एक बहुत ही क्लासिक ऐतिहासिक पैटर्न है। क्लासिक पैटर्न मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बेहद मजबूत और पारस्परिक लाभ वाले इकोसिस्टम का हिस्सा थी। प्राचीन काल में यात्रा करना बहुत जोखिम भरा होता था। घने जंगल, लुटेरों का डर, अनजान बीमारियां और दुर्गम रास्ते। जी, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा उस समय। ऐसे में बौद्ध मठ इन व्यापारियों के लिए केवल पूजा पाठ या ध्यान लगाने की जगह नहीं थे। ये विशाल बौद्ध मठ अक्सर एक सुरक्षित सराय, एक प्राचीन बैंक और एक अस्पताल की तरह भी काम करते थे। आश्चर्यजनक। तो क्या वे इन व्यापारियों के लिए किसी व्यावहारिक समस्या का समाधान भी दे रहे थे? जी, मठों की चारदीवारी बेहद सुरक्षित और अनुशासित होती थी। दूर देशों से आए व्यापारी अपने कीमती सामान और जानवरों के साथ वहां सुरक्षित रात गुजार सकते थे। उन्हें वहां साफ भोजन मिलता था और बीमारियों के इलाज की भी व्यवस्था होती थी।
बिल्कुल। अगर लंबी यात्रा के दौरान कोई बीमार पड़ जाए तो ये भिक्षु उन्हें चिकित्सा और जड़ी बूटियां भी उपलब्ध कराते थे। इसके बदले में ये धनी व्यापारी अपनी सफल यात्रा की कृतज्ञता के रूप में या अच्छे कर्म अर्जित करने के लिए मठों को भारी मात्रा में दान देते थे। अब ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो रही है। मतलब व्यापारियों को लंबी और खतरनाक यात्राओं के बीच एक सुरक्षित ठिकाना, चिकित्सा और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिल रहा था। जी, और बदले में भिक्षुओं को अपने भव्य स्तूप और विहार बनाने के लिए अथाह धन प्राप्त हो रहा था। ये एक तरह का प्राचीन आर्थिक और आध्यात्मिक गठबंधन था। क्या बात है, जो धन विदेशी व्यापार से आ रहा था, उसी धन ने इतनी भव्य धार्मिक संरचनाओं के निर्माण को संभव बनाया। एकदम सही। खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं वे इस भव्यता को साबित करते हैं। बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाए गए विहार मिले हैं, जहां भिक्षुओं के रहने के लिए अलग-अलग कक्ष थे, बीच में एक बड़ा प्रांगण था। मैं उस दृश्य की कल्पना कर सकती हूँ। शहर के एक बाहरी हिस्से में सिक्कों की खनक और बड़े सौदों की आवाजें गूंज रही हैं, और उसी शहर के दूसरे हिस्से से हर सुबह और शाम भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की शांत ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया आपने। व्यापार ने शरीर और अर्थव्यवस्था का पोषण किया, जबकि गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं, मेरा मतलब है करुणा, दान और ज्ञान, ने वहां के लोगों की आत्मा का पोषण किया। ये बहुत ही खूबसूरत और जीवंत संतुलन है। लेकिन जब धन की बात आती है तो एक नई समस्या खड़ी होती है। अगर उस शहर में इतना भारी विदेशी व्यापार हो रहा है, सोने चांदी का लेन देन हो रहा है, तो वो शहर तो उस समय के लुटेरों और आक्रमणकारियों की नजरों में सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया होगा। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इतनी संपत्ति को बचाना उस समय के शासकों के लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी। तो इसे सुरक्षित कैसे रखा जाता था? यही वो जगह है जहां वडनगर के प्राचीन इंजीनियरों और योजनाकारों की दूरदृष्टि सामने आती है। सामरिक दृष्टिकोण से इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को बिना किसी मजबूत सुरक्षा तंत्र के खुला नहीं छोड़ा जा सकता था। वडनगर को एक प्राचीन तिजोरी की तरह डिजाइन किया गया था। एक प्राचीन तिजोरी, मतलब इसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अभेद्य रही होगी। जी, खुदाई में एक बहुत ही विशाल और चौड़ी रक्षा दीवार के अवशेष मिले हैं, जो पक्की ईंटों से बनी थी और पूरे शहर को घेरे हुए थी। लेकिन शहर में प्रवेश के लिए कुछ व्यवस्था भी तो होगी। मैंने पढ़ा है कि खुदाई में पत्थरों के 6 विशाल दरवाजों के प्रमाण मिले हैं। अब मुझे लगता है कि ये दरवाजे सिर्फ लोगों को अंदर बाहर आने देने के लिए नहीं रहे होंगे। एक भव्य दरवाजा हमेशा शक्ति का भी प्रदर्शन करता है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। वे 6 भव्य दरवाजे बहुआयामी थे। उनका पहला काम तो सुरक्षा था। रात के समय या किसी बाहरी हमले के समय उन्हें बंद करके शहर को पूरी तरह सील किया जा सकता था। और उनका दूसरा काम क्या था? उनका दूसरा और सबसे अहम काम शहर की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना। जब कोई भी व्यापारी अपने कारवां के साथ उन दरवाजों से प्रवेश करता होगा तो उसे बाजार में सामान बेचने के लिए चुंगी या टैक्स देना पड़ता होगा। तो ये दरवाजे उस शहर के टोल प्लाजा की तरह काम करते थे। बिल्कुल, जिससे शहर के प्रशासन को लगातार राजस्व मिलता था। इसके अलावा जब कोई थका हुआ व्यापारी महीनों की यात्रा के बाद उन विशाल और नक्काशीदार दरवाजों को देखता होगा तो उसे तुरंत एहसास हो जाता होगा कि वो एक बेहद संपन्न, सुरक्षित और शक्तिशाली साम्राज्य में कदम रख रहा है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। क्या कमाल का सिस्टम था, सुरक्षा भी, टैक्स वसूली भी और रुतबे का प्रदर्शन भी। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात चली रही है तो इस खुदाई के सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। वहां मिले सिक्के। जी, मुद्राएं किसी भी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आईना होती हैं। हम अक्सर किसी प्राचीन शहर की अर्थव्यवस्था को वहां इस्तेमाल होने वाली मुद्राओं से नापते हैं। यहाँ खुदाई के दौरान कौड़ी से लेकर लोहे, तांबे, चांदी और सोने तक के सिक्के मिले हैं। एक ही शहर में इतने तरह के सिक्कों का मिलना क्या दर्शाता है? सिक्कों की ये विविधता ही वो सबसे बड़ा सबूत है जो ये बताता है कि वडनगर का बाजार कितना बहुस्तरीय और परिपक्व था। किसी भी समाज का आर्थिक विकास रातों रात नहीं होता। जी, उसमें पीढ़ियां लग जाती हैं। जब हम देखते हैं कि वहाँ कौड़ी का भी इस्तेमाल हो रहा है और सोने के सिक्कों का भी, तो इसका सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था के हर स्तर के लिए एक अलग व्यवस्था थी। इसे आज के संदर्भ में समझिए। जैसे आज हम छोटे खर्चों के लिए छुट्टे पैसों का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही।
रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों जैसे स्थानीय बाजार से अनाज या मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए कौड़ी या तांबे का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन जब कोई विदेशी व्यापारी चीन का रेशम, बहुमूल्य रत्न या बढ़िया घोड़े खरीद रहा है तो वो भारी लेन देन चांदी या सोने की मुद्राओं में होता होगा। मतलब एक ही समय में लोकल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों बहुत ही सुचारू रूप से अपनी अपनी गति से चल रहे थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साक्ष्य कोई 100-200 साल की कहानी नहीं कहते। पुरातत्वविदों ने जब इन मुद्राओं, मिट्टी के बर्तनों और दीवारों की कार्बन डेटिंग की और स्तर विन्यास का अध्ययन किया तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हुआ? यह कि यह शहर ईसा पूर्व से शुरू होकर 13वीं शताब्दी तक बिना किसी बड़ी रुकावट के लगातार आबाद रहा। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक निर्बाध और अनवरत सभ्यता थी। 1000 या 1500 साल तक लगातार आबाद रहना, ये सोचना भी दिमाग को हिला देता है। लेकिन फिर वही एक उदास कर देने वाला सवाल सामने आता है जी, कि ये सब खत्म कैसे हुआ? बिल्कुल, इतना उन्नत शहर, इतनी ऊंची दीवारें, इतना मजबूत व्यापार और इतने भव्य मठ, ये सब अचानक से जमीन के नीचे कैसे चला गया? जब 15 साल की इस खुदाई की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म में टाइम मशीन के जरिए पीछे जाने जैसा लगा। ये जिज्ञासा बहुत ही स्वाभाविक है। अक्सर हम कहानियों या फिल्मों में देखते हैं कि कोई एक बड़ी आपदा आती है, जैसे कोई भयंकर भूकंप या ज्वालामुखी, और शहर एक ही रात में नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, असल इतिहास आमतौर पर इतना नाटकीय नहीं होता। वडनगर के मामले में जो पुरातात्विक साक्ष्य उभर कर आते हैं वो इशारा करते हैं कि ये पतन बहुत धीमा और क्रमिक था। धीमा पतन? तो इसके कारण क्या रहे होंगे? देखिए, समय के साथ नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ने लगता है, या फिर वैश्विक ताकतों और साम्राज्यों के बदलने से पुराने व्यापारिक मार्ग अपनी अहमियत खो देते हैं। तो अगर व्यापारिक मार्ग ही खिसक गए या नदियां सूख गईं, तो जो शहर पूरी तरह से व्यापार और बाहर से आने वाले लोगों पर टिका था, उसकी नींव तो अपने आप ही दरक जाएगी। ठीक यही हुआ। जैसे जैसे नए व्यापारिक मार्ग खुले या समुद्री व्यापार ज्यादा आसान हो गया, वडनगर से गुजरने वाले व्यापारियों की संख्या कम होने लगी। जब व्यापार कम हुआ तो शहर की आमदनी घटी, और आमदनी घटने से उस विशाल ढांचे का रखरखाव मुश्किल हो गया होगा। जी, उन विशाल दीवारों, दरवाजों और मठों का रखरखाव लगभग असंभव हो गया। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर जाने लगे, इमारतें खंडर होने लगी। यह बहुत ही दुखद है कि इतना जीवंत शहर धीरे धीरे खामोश हो गया। और जब इंसान प्रकृति को छोड़ देता है तो प्रकृति उसे वापस अपना लेती है। हर साल की बारिश, हवाओं के साथ आने वाली मिट्टी, धूल के तूफानों और नदियों की गाद ने धीरे धीरे परत दर परत उस पूरी की पूरी सभ्यता को अपनी चादर से ढक लिया। और वो वैश्विक महानगर जो कभी व्यापार और मंत्रों से गूंजता था, एक खामोश मिट्टी के टीले में बदल गया। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उसी टीले के ऊपर सदियों बाद एक नया शहर बस गया, जिसके निवासियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके घरों के ठीक नीचे एक प्राचीन महानगर सो रहा है। लेकिन यहाँ एएसआई के पुरातत्वविदों ने पिछले 15 सालों में जो धैर्य और वैज्ञानिक कौशल दिखाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 15 मीटर नीचे तक बहुत सावधानी से छोटे छोटे ब्रश और औजारों से मिट्टी हटाना ताकि कोई ऐतिहासिक चीज टूटे नहीं, ये एक अत्यंत जटिल कार्य है। और खुदाई में जो चीजें मिली हैं, चाहे वे मिट्टी के बेहद बारीक बर्तन हों, धातुओं को पिघलाने वाली भट्टियां हों, या बुद्ध की वे बेहद सुंदर और शांत भाव वाली मूर्तियां हों, वे सिर्फ पुराने सामान नहीं हैं। वे उस दौर के लोगों की तकनीकी और कलात्मक कुशलता की कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, जब हम उन बुद्ध की मूर्तियों की तराश और उनके चेहरे के शांत भावों को देखते हैं, या मिट्टी के बर्तनों पर बनी लाल पॉलिश को देखते हैं, तो समझ आता है कि उनके पास कितने बेहतरीन औजार थे और उनके कारीगर कितने उच्च स्तर के प्रशिक्षित थे। ये सब एक दिन में या अचानक नहीं सीखा जाता। जी नहीं, ये कई पीढ़ियों के ज्ञान का संचय था। वे महज जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि वे कला, सौंदर्य और दर्शन में भी भारी निवेश कर रहे थे। एक उन्नत और परिपक्व सभ्यता की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। 7वीं सदी के चीनी यात्री हुइनसांग का जिक्र मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने अपनी डायरी में इस शहर को आनंदपुर लिखा है। हाँ, आनंदपुर। उनके अनुसार यहाँ कई चैत्य और मठ थे जो मानव कल्याण का केंद्र थे। ये सब पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये कोई
प्राचीन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रही होगी जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान की तलाश में आते थे। ये यूनिवर्सिटी वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का कड़ा अनुशासन और अध्ययन के प्रति समर्पण था। वेनसांग बताते हैं कि यहाँ के भिक्षु हीनयान परंपरा का पालन करते थे। हीनयान परंपरा, अच्छा। हाँ, तो जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ शहर में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी रेशम और मसालों से भारी मुनाफा कमा रहे थे, और ठीक उन्हीं के बीच ये भिक्षु अत्यंत संयमित और एकदम सादा जीवन बिता रहे थे। ये सच में एक बहुत ही अनोखा विरोधाभास है। मतलब बाहर से आए अमीर व्यापारी और धन दौलत से दूर रहने वाले भिक्षु एक ही जगह पर। ये तो वाणिज्य और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम लगता है। बिल्कुल। लेकिन वेनसांग ने तो अपनी डायरी में लिख दिया कि ये एक भव्य केंद्र था। सदियों बाद जमीन के नीचे क्या सच में ऐसा कुछ मिला है जो उनके दावों को साबित कर सके? अरे बिल्कुल मिला है। पिछले 15 वर्षों में एएसआई की जो खुदाई हुई है ना, उसमें ईसा पूर्व से लेकर 13वीं सदी तक के निरंतर सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं? 13वीं सदी तक? हाँ, विशाल कीटों की रक्षा दीवारें और पत्थरों के 6 भव्य दरवाजे तो मिले ही हैं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज सामने आई है वो है यहाँ की मुद्राएं। मुद्राएं मतलब सिक्के? हाँ। यानी कौड़ी और सोने का सिक्का दोनों एक ही जगह। इसका मतलब ये सिर्फ अमीर व्यापारियों का इलाका तो बिल्कुल नहीं था। यही तो इसका सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ये महज कुछ अमीरों का गढ़ नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से काम करने वाली अर्थव्यवस्था थी। अच्छा। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सोने चांदी के सिक्कों का लेन देन हो रहा था, वहीं रोजमर्रा के छोटे सामान जैसे सब्जी या अनाज खरीदने के लिए आम लोग कौड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि समाज के हर वर्ग का जीवन यहाँ काफी व्यवस्थित था। लेकिन रुको, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर ये बौद्ध धर्म का इतना बड़ा केंद्र था, तो अजंता या बिहार जैसी बुद्ध की विशाल मूर्तियां यहाँ खुदाई में क्यों नहीं मिली? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसका कारण उसी हीनयान परंपरा में छिपा है जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ओह, अच्छा। हीनयान परंपरा में बुद्ध को एक भगवान के रूप में पूजने या उनकी मूर्तियां बनाने का कोई चलन नहीं था। उनका पूरा ध्यान बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म और उस मार्ग पर चलने पर था। अच्छा, तो वे व्यक्ति की नहीं बल्कि उनके ज्ञान और रास्ते की पूजा करते थे। एकदम सही। इसीलिए मूर्तियों के बजाय यहाँ बुद्ध के प्रतीकों का अधिक इस्तेमाल होता था, जैसे उनके पदचिन्ह, बोधि वृक्ष या धम्म चक्र। समझ गई। वे प्रतीक इस बात की याद दिलाते थे कि असली महत्व उस यात्रा और उस ज्ञान का है, न कि किसी भौतिक मूर्ति का। और जो विशाल दीवारें यहाँ मिली हैं, वो बताती हैं कि ये शहर केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी बेहद सुरक्षित था। और आज के समय में इन सब चीजों को सहेजना, उन्हें फिर से दुनिया के सामने लाना कितना जरूरी है। आधुनिक वडनगर में अब इन सभी अमूल्य अवशेषों को संरक्षित करने के लिए एक बहुत ही भव्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है जहां पुरानी चीजों को शोकेस में रख दिया गया हो। ये ऐसा है जैसे हम उस खोई हुई दुनिया को फिर से सांस लेने का और अपनी कहानी खुद सुनाने का मौका दे रहे हों। ये संग्रहालय की एक बहुत ही दार्शनिक और सटीक व्याख्या है। अक्सर जब हम संग्रहालय शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये मरे हुए अतीत और धूल भरी वस्तुओं का घर है। जी, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो सभ्यताएं कभी पूरी तरह से मरती नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। ये बात मुझे बहुत गहराई से छू गई। रूप बदल लेती हैं। जी, जो वडनगर कभी विदेशी व्यापारियों के कारवां और बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चार से गूंजता था, आज वही उसी संग्रहालय की शक्ल में एक नई पीढ़ी को अपने प्राचीन ज्ञान से परिचित करा रहा है। वहां रखी हर एक मूर्ति, तांबे का हर एक सिक्का और उस विशाल रक्षा दीवार की हर एक ईंट एक बीते युग की गवाही देती है।
और आधुनिक वडनगर की बुनियाद में वो सारा इतिहास बसा है जो सीधे तौर पर आज की दुनिया को हमारी प्राचीन जड़ों से जोड़ता है। बिल्कुल। अतीत को जब तक हम पूरी तरह समझेंगे नहीं, तब तक हम वर्तमान की जमीन पर मजबूती से खड़े होकर अपने भविष्य की दिशा तय नहीं कर सकते। यह एक बेहद गहरा विचार है कि सभ्यताएं मरती नहीं, रूप बदल लेती हैं। अतीत को समझना सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी, ये हमारी अपनी पहचान को समझने की यात्रा है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटा जाए तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि वडनगर कोई साधारण भौगोलिक स्थान या सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। यह समय की एक बहुत लंबी और रोमांचक यात्रा का गवाह है। एक ऐसी यात्रा जो प्राचीन इंटरनेट के सर्वर की तरह एक व्यस्त व्यापारिक हलचल से शुरू होती है, जहां दुनिया भर की संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, वस्तुओं और विचारों का लेन देन होता है। और फिर वो धन और ऐश्वर्य, बौद्ध धर्म की गहरी करुणा, सादगी और शांति के साथ एक अनूठा संतुलन बनाता है। जी, उसके बाद समय का पहिया अपनी चाल बदलता है, व्यापार के रास्ते खिसकते हैं और वो पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता धीरे धीरे मिट्टी की गहरी परतों के नीचे दफन हो जाती है। और आज सदियों की खामोशी के बाद एक आधुनिक संग्रहालय और पुरातत्व विज्ञान के अथक प्रयासों के जरिए वो फिर से दुनिया के सामने अपना सिर उठाकर खड़ी है। वाकई ये किसी महाकाव्य की तरह है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले जमीन के ऊपर लिखी गई, सदियों तक जमीन के नीचे दबी रहे और आज हमारे सामने फिर से पढ़ी जा रही है। बिल्कुल। और इस शानदार सफर के अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे और नए विचार को जन्म देता है। शुरुआत में हमने इस बात का जिक्र किया था कि जब हम आज की कंक्रीट से बनी सड़कों पर चलते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता कि जमीन के नीचे क्या हो सकता है। जी, हम अपने आज में इतने व्यस्त होते हैं कि नीचे दबे इतिहास को भूल जाते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानम् बुद्धो भगवाति।